रिबॉर्न ऑफ माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 11 एक बेहद डरावना जंगल है और इस जंगल के आखिरी हिस्से में पहाड़ की चोटी पर एक विशाल किला है। ये स्थान किसी दूसरी ही दुनिया जैसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता ही नहीं कि यह मानवों की दुनिया है। उसी किले के एक कमरे में पिया एक बड़े से बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो डरते हुए उठकर बैठ जाती है और अग्नि से कहती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ से जाने दो। ये सुनकर अग्नि मुस्कुराते हुए कहता है, डरो मत पिया, मैंने तुम्हें सिर्फ यहाँ प्यार करने के लिए लाया हूँ। यहाँ हम बस प्यार करेंगे, इससे अधिक कुछ नहीं। तुम बहुत डर रही हो, तुम्हें इतना डरना नहीं चाहिए। वैसे भी हम यहाँ सिर्फ प्यार करने के लिए आए हैं। ये कहते हुए वो पिया को अपने पास खींच लेता है। पिया घबराते हुए कहती है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ प्यार नहीं करना, मुझे जाने दो। अग्नि मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। ये कहते हुए वो उसके गाल पर हाथ रखता है और उसे अपने नीचे कर लेता है। उसके होठों के करीब आते हुए वह कहता है, चुपचाप मुझे महसूस करो, इससे कुछ बुरा नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। फिर अग्नि उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है और उसे बहुत ही कोमलता से चूमने लगता है। वो इतने प्यार से ऐसा कर रहा था कि पिया भी खोने लगती है और उसका हाथ कब अग्नि की शर्ट पर चला जाता है उसे पता ही नहीं चलता। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अग्नि के प्यार को महसूस करने लगती है। इधर उसे चूमते हुए अग्नि धीरे धीरे उसे बिस्तर पर लेटा देता है और खुद भी उसके ऊपर आ जाता है और फिर उसकी दोनों कलाई पकड़ लेता है। अगले दिन सुबह सेजल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वो विद्युत की बाहों में थी और विद्युत उसके सीने पर सिर रखकर सो रहा था। उसने अपने दोनों पैर विद्युत की कमर के चारों ओर लपेट रखे थे। वे दोनों अब भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। विद्युत ने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया था, बार बार उसे परेशान करता रहा था, जिससे वो बहुत थक चुकी थी। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर एक गहरी सांस लेती है और विद्युत से दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन विद्युत उसे और भी कसकर पकड़ लेता है। ये देखकर वह परेशान होकर कहती है, छोड़ो, मुझे जाने दो। विद्युत उसकी बातें सुनकर अपनी आंखें खोलता है और उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर धीमी आवाज में कहता है, चुप रहो। फिर वो उसे और भी कसकर पकड़ लेता है और अपने करीब खींच लेता है। इससे सेजल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। क्या विद्युत पागल हो चुका है? उसने ऐसा पहली बार किया था। उनके बीच ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन कल रात ऐसा लग रहा था कि यह विद्युत नहीं बल्कि कोई और है। ये सोचकर सेजल विद्युत के चेहरे को देखती है, जो किसी लेड बल्ब की तरह चमक रहा था। उसके चेहरे की चमक देखकर सेजल के गाल लाल हो जाते हैं। लेकिन तभी उसे याद आता है कि यह कोई अच्छा आदमी नहीं है। यह वही व्यक्ति है जो अपने ही बच्चे को मारना चाहता है। सच में, ये कितना गिर चुका है। इसके लिए शक्ति और सत्ता ही सब कुछ है। ये सोचकर सेजल अपना पूरा बल लगाकर उसे धक्का देती है और उठ जाती है। कुछ देर तक वो उसे देखती रहती है, जो अभी भी सो रहा था, और फिर वॉशरूम चली जाती है। ताजगी महसूस करके वह बाहर आती है। उसे भूख भी लग रही थी और उसे नाश्ता करना था। वो गर्भवती थी, इसलिए उसे इन दिनों कुछ ज्यादा ही भूख लगती है। कल रात भी भूख लगी थी, लेकिन इस आदमी ने उसे उठने ही नहीं दिया और अपनी मनमानी करता रहा। ये सोचकर सेजल उसे घूरती है और मन में कहती है, ये पागल आदमी आखिर क्या करना चाहता है, खुद भी नहीं जानता। एक दिन इसे बहुत पछतावा होगा और तब मैं हंसूंगी। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। दूसरी ओर अंतरा नहाकर गुनगुनाते हुए वॉशरूम से बाहर निकलती है और देखती है कि उसके बच्चे फिर से खिलौनों के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वो दोनों को अलग करती है और कहती है, तुम दोनों का क्या है, बस लड़ाई झगड़ा हर वक्त, इतना क्यों लड़ते हो तुम लोग? लड़ाई करना बुरी बात है, तुम्हें समझ नहीं आता? ये सुनकर दोनों बच्चे मुंह फुला लेते हैं और कहते हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसने मेरा खिलौना ले लिया है। ये सुनकर सिद्धि कहती है, नहीं मम्मी, इसने मेरा खिलौना लिया है। सिद्धि की बात सुनकर अंतरा कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम दोनों लड़ना बंद करो। अगर यही खिलौना तुम दोनों को चाहिए तो पापा को बोलो, वो ला देंगे। ये सुनकर सिद्धि अपने हाथ में एक पांडा क्लिप दिखाते हुए कहती है, यह मेरा है, इसलिए मैंने लिया था, इसे मैं अपनी किताबों में लगाऊंगी। ये सुनकर अंतरा कहती है, ठीक है, लगा लेना, और बेटा, तुम्हारे लिए पापा बिल्कुल वैसा ही ला देंगे। ये सुनकर अभी गुस्से से कहता है, मम्मी, आप मेरे साथ गलत करती हो, आप मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती, बस इस लड़की से करती है। मुझे पता है, आपने इसे डस्टबिन से उठाया है। मम्मी, आप सिर्फ मेरे हो, इसके नहीं। अभी के ये कहते ही सिद्धि उसके सिर पर एक मुक्का मार देती है और कहती है,
तुझे उठाया है, मुझे नहीं, मुझे बोलने वाला। उन दोनों को इस तरह लड़ते देख अंतरा को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहती है, तुम दोनों शांत हो जाओ। जब से देख रही हूं, एक पांडा क्लिप के लिए झगड़ा कर रहे हो। कह दिया ना, पापा वैसा ही लाकर देंगे। जाकर पापा से कहो। ये सुनकर दोनों डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। सिद्धि अभी की तरफ क्लिप बढ़ा देती है, लेकिन अभी उसे वापस सिद्धि की तरफ बढ़ा देता है। सिद्धि कहती है, तुम रखो, तो अभी कहता है, नहीं, तुम रखो। अब वे इस बात पर झगड़ने लगते हैं कि इसे कौन रखेगा। अंतरा अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, इन दोनों का क्या करूं, मुझे कॉलेज भी जाना है, तैयार होना है। ये कहकर वो दोनों बच्चों को अलग करती है और फिर सिद्धि को अपने साथ लेकर वॉशरूम चली जाती है। तभी अभियुक्त आता है और अभी को गोद में उठा लेता है। वो कहता है, चलो तुम्हें नहला देता हूं, आज तुमने बहुत परेशान किया है। ये सुनकर अभी गुस्से से कहता है, मम्मी और दीदी मुझे परेशान कर रहे हैं, उन्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी शिकायत सुनकर अभियुक्त उसके सुनहरे बालों को सहलाते हुए कहता है, अच्छा, वो तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हें अपनी बड़ी बहन की बात माननी चाहिए। चलो नहाने चलो, फिर तुम्हें नाश्ता करना है। नाश्ता का नाम सुनकर वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी और वह खाना खाना चाहता था। कुछ देर बाद अभियुक्त अभी को नहलाकर बाहर लाता है और उसके कपड़े पहनाने की तैयारी करता है। उधर अभी को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह बिना कपड़े पहने ही नंगू पनगू बाहर आ जाता है। इधर उधर देखते हुए वह धीरे धीरे रेंगता हुआ सीढ़ियों की ओर बढ़ता है और फिर सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। आसपास के नौकर नौकरानियां उसे इस हाल में देखकर मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि यह बच्चा कितना प्यारा है और उसकी हरकतें कितनी मासूम है। उधर देविका जी किचन से बाहर निकलती है। आज उन्होंने अपने दोनों पोते पोतियों के लिए अपने हाथों से खाना बनाया था और वो बहुत खुश थी। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर वो बाहर निकल आती है। इधर अभी देखता है कि सीढ़ियां काफी ऊंची हैं और उसे पूरी ताकत लगाकर इन्हें उतरना होगा ताकि वह खाने तक पहुंच सके। उसे खाने की खुशबू भी आ रही थी और भूख भी बहुत तेज लग रही थी। उधर देविका जी उन्हें बुलाने के लिए आ रही थी और अभी को बिना कपड़ों के सीढ़ियों से उतरता देखकर वह दौड़कर उसे अपनी गोद में उठा लेती है। पल्लू से उसे धकते हुए कहती है, बेटा, ये क्या कर रहे हो? बिना कपड़ों के ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए था। अभी पेट पर हाथ रखते हुए कहता है, भूख लगी है। देविका जी हंसते हुए कहती हैं, अच्छा, भूख लगी है, चलो, आज दादी ने तुम्हारे मनपसंद खाना बनाया है, चलो खाना खाते हैं। ये कहकर वो अभी को लेकर डाइनिंग टेबल के पास जाती हैं और उसे कुर्सी पर बिठा देती है। उधर सिद्धि अंदर अपने बेटे को ढूंढते हुए कहती है, वो कहाँ चला गया है? सिद्धि की बात सुनकर अभियुक्त सोचते हुए कहता है, यहीं कहीं होगा, कहाँ जा सकता है? ये कहकर वह अपने कपड़े पहनता है और अपनी रिस्ट वॉच देखता है। वहीं सिद्धि जो बेड पर बैठी थी, कहती है, मम्मी, भूख लगी है। ये सुनकर सिद्धि उसे गोद में उठा लेती है और कहती है, चलो नाश्ता करते हैं, शायद तुम्हारा भाई बाहर गया है। ये कहते हुए वह उसे लेकर बाहर आती है और देखती है कि उसका बेटा नाश्ता कर रहा है और उसने अभी तक कपड़े नहीं पहने हैं। वो नंगू पनगू और बहुत प्यारा लग रहा है। इसके बाद वे सभी मिलकर नाश्ता करते हैं। उधर पिया आंखें खोलती है और खुद को अग्नि की बाहों में पाती है। कल रात की सारी बातें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है। कल रात जो कुछ हुआ वह याद करके वह घबराते हुए सोचती है, कल रात कुछ ज्यादा ही हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सोचते हुए वो उठकर बैठ जाती है। उसकी हलचल से अग्नि की भी नींद खुल जाती है। वो उबासी लेते हुए कहता है, क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? थोड़ी देर और आराम कर लो। ये कहकर अग्नि उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। पिया अग्नि के बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। ये सुनकर वो थोड़े गुस्से में कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें जाने देने के लिए नहीं रोका है। मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? मैं तुम्हें किसी भी हाल में जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहते हुए वो उसके गर्दन को चूमने लगता है। उसे ऐसा करते देखकर वो घबराते हुए कहती है, कल रात भी तुमने ऐसा ही किया था, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मुझे छोड़ दो, जाने दो। वो मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं जान, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये कहते हुए वो उसके होठों को सहलाते हुए मुस्कुराता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वह खुद ही पिया से दूर हो जाता है। बालकनी के पास जाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि अभियुक्त उसे बुला रहा था। अब उसे जाना था, लेकिन इस लड़की को यहाँ अकेले छोड़कर जाना उसे सही नहीं लग रहा था।
वो सोचता है कि अगर ये लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इस लड़की को भागने नहीं दे सकता। ये सोचकर वो गुस्से में कहता है, आज नहीं, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। ये कहकर वो जल्दी से पिया के पास आ जाता है और उसे गले लगा लेता है, लेकिन अचानक उसके पूरे शरीर में जलन होने लगती है। उसे समझ आता है कि जब तक वह यहाँ से नहीं जाएगा तब तक अभियुक्त उसे छोड़ने वाला नहीं है। वो उसे बहुत परेशान करने वाला है। ये सोचकर वो जल्दी से उठता है और कहता है, तुम कहीं मत जाना, यहीं रुको। वैसे भी अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अचानक वहां से गायब हो जाता है। उसे अपनी आंखों के सामने से गायब होते देख पिया डर के मारे चिल्ला उठती है, नहीं, ये कहाँ चला गया? ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरी आंखों के सामने इतनी आसानी से कैसे गायब हो सकता है? क्या वह इंसान है या कोई भूत प्रेत? आखिर वह है क्या और यहाँ से कैसे गायब हो गया? इन सब विचारों में डूबी पिया बिस्तर पर बैठ जाती है और अपने सिर पर हाथ रख लेती है। उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे, कहाँ जाए। उसे ऐसा महसूस होता है कि वह किसी शैतानी ताकत के साथ फंस चुकी है, एक अलग ही दुनिया में। लेकिन उसे यहाँ से बाहर निकलना था, वो यहाँ नहीं रह सकती। ये सोचते हुए वह बड़ी खिड़की की ओर देखती है और वहां से बाहर निकलने का उपाय सोचती है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो पाता कि वह यहाँ से निकल भी पाएगी या नहीं। तभी उसकी नज़र पर्दों पर पड़ती है। वह सारे पर्दे निकाल लेती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक विचार आया था कि वह इनसे रस्सी बना सकती है और यहाँ से निकल सकती है। ये सोचकर वह पर्दों को जोड़ने लगती है, क्योंकि वह इस जगह पर अब और नहीं रह सकती। ऊपर से उसे खुद से नफरत सी होने लगी थी कि उसने कल रात उस आदमी के साथ अपनी मर्जी से वो सब कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। ये सोचते हुए वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और गहरी सांस लेकर मन में कहती है, बहुत गलत किया मैंने, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि मैंने वो सब किया। अंतरा अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है और फिर किताबें निकालकर पढ़ने लगती है। आज वो काफी प्यारी लग रही थी, पर उसके दोनों बच्चे उसके साथ नहीं थे क्योंकि दोनों ही पापा के साथ रहना चाहते थे। न जाने उन लोगों को पापा में अब क्या दिखने लगा था कि वे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ एक शानदार गाड़ी कॉलेज के सामने आकर रुकती है। सभी हैरान थे कि प्रोफेसर के बाद ये दूसरा अमीर व्यक्ति कौन है जो ऐसी गाड़ी में कॉलेज आ रहा है। सब यह नज़ारा देख रहे थे। तभी गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक बेहद हैंडसम लड़का उतरता है, जिसने काले रंग की हुडी और जीन्स पहनी हुई है। वो थोड़ा कोरियन जैसा दिखता है और उसकी आंखें एकदम गहरी काली है। तभी सभी लड़कियां अपने फोन में देखती हैं और एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है, अरे, ये तो रॉकस्टार सिद्धांत मल्होत्रा है। ओ माय गॉड, इतने बड़े रॉकस्टार हमारे कॉलेज में। सिद्धांत अपने बारे में सुनकर मुस्कुराता है और एटीट्यूड के साथ अपने क्लासरूम की ओर बढ़ता है। उसके पीछे पीछे लड़कियां भी चलती जा रही थीं। सिद्धांत क्लासरूम में आता है और चारों ओर देखता है। उसे आगे की सीट पर बैठने की आदत है। वो कभी भी पीछे नहीं बैठता, लेकिन अभी उसकी पसंदीदा सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसे गुस्सा आता है और वह अपना बैग उसकी सीट पर रखकर कहता है, उठो यहाँ से, यह मेरी जगह है, आज से यहाँ मैं बैठूंगा। ये सुनकर अंतरा, जो वहां बैठी थी, सिर उठाकर सामने खड़े लड़के को देखती है और गुस्से से कहती है, तुम्हारे बाप का है ये जगह, मैं नहीं उठने वाली। यहाँ पहले मैं बैठी हूँ, जो पहले आता है वो बैठता है। ये सुनकर सिद्धांत और गुस्से में कहता है, नहीं, यह मेरी जगह है, उठो यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। अंतरा भी गुस्से में कहती है, होंगे तुम कहीं के, पर मुझ पर तुम्हारा ये रौब नहीं चलने वाला। बड़े आए मुझे डराने, मुझ पर ऐसे हुक्म चलाने की कोशिश मत करो। सिद्धांत गुस्से में उसके बगल में बैठ जाता है और कहता है, मैं भी यहीं बैठूंगा, मैनेज करो। अंतरा गुस्से से कहती है, उठ जाओ यहाँ से, यह मेरी सीट है, मुझे यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। इसी बीच अभियुक्त हाथ में फाइल लेकर क्लास में आता है और अपने कोट में हलचल महसूस करता है। वह नीचे देखता है तो उसके दोनों बच्चे कोट के अंदर छिपे हुए थे और सिर बाहर निकालकर इधर उधर देख रहे थे। अभियुक्त उनका सिर अंदर करते हुए कहता है, चुपचाप अंदर रहो, बाहर मत आना, वरना फिर से सजा मिलेगी। दोनों बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं। वहीं अंतरा, जो सिद्धांत से झगड़ा कर रही थी, गुस्से में उठ खड़ी होती है और कहती है, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर जैसे ही वह जाने लगती है, उसका पैर फिसल जाता है। सिद्धांत उसे अपने पास खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है। ये देखकर अभियुक्त को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह सोचता है, मेरी बीवी किसी और की गोद में बैठी है,
उसे मेरी गोद में होना चाहिए, न कि किसी और की गोद में। मेरी बीवी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, अब उसे सजा देना ही पड़ेगा। उसने मेरे दिल को तोड़ा है और उसे अब माफ नहीं करूंगा। ये सोचकर अभियुक्त ठंडी आंखों से उन्हें घूरने लगता है। इसी बीच दोनों बच्चे धीरे से सिर बाहर निकालते हैं और कहते हैं, मम्मी का नया आशिक तो बहुत हैंडसम है। बच्चों की बातें सुनकर अभियुक्त को उन पर भी गुस्सा आता है और वह कहता है, तुम दोनों को भी सजा मिलेगी। तुमने उसे हैंडसम कहा, तुम्हारे पापा सबसे ज्यादा हैंडसम है। ये सुनकर अभी कहता है, पर वो सच में बहुत हैंडसम है, आपसे भी ज्यादा है। बच्चों की बातें सुनकर अभियुक्त का रहस्य भंग हो जाता है और वह गुस्से से कहता है, यह क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर वह मिसेज अंतरा की ओर देखकर कहता है, आप अपनी सीट पर बैठिए। ये कहकर वह गुस्से में फाइल को पटकते हुए बेंच पर रखता है और एक किताब उठाकर जानबूझकर अंतरा से सवाल पूछने लगता है, जिनका जवाब अंतरा के पास नहीं था। वो उससे 3 सवाल पूछता है, परंतु अंतरा जवाब नहीं दे पाती। अभियुक्त जानता था कि अंतरा को इन सवालों के जवाब नहीं पता है, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसे सवाल किए थे। वो मुस्कुराते हुए कहता है, इतने आसान सवाल भी नहीं पता। इतने दिनों से आप कर क्या रही थी? बाहर जाइए मेरे क्लास से, मुझे ऐसे मूर्ख छात्र नहीं चाहिए। अंतरा गुस्से से सिद्धांत को देखती है और मन में कहती है, इसे मैं छोड़ने वाली नहीं हूं, इसकी वजह से मुझे सजा मिली है। इधर वह जा ही रही थी कि अभियुक्त फिर से कहता है, मेरे केबिन में क्लास के बाद आ जाना, क्योंकि आपको व्यक्तिगत रूप से समझाने की जरूरत है। पढ़ाई कोई खेल नहीं है कि जब मन किया कर ली, जब मन नहीं किया तो छोड़ दी। मेरे क्लास में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अंतरा समझ जाती है कि केबिन में बुला रहा है, इसका मतलब कुछ तो करेगा। ये सोचकर वह एक गहरी सांस लेती है और कहती है, न जाने अब मैं क्या करूं, यह ऐसा क्यों कर रहा है। इस लड़के की वजह से मुझे इतनी बड़ी सजा मिलने वाली है। अगर कॉलेज में भी यह सब शुरू हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगी। इतना साहस नहीं है कि मैं ये सब झेल सकूं। ये सोचते हुए वो बाहर चली जाती है। जब क्लास खत्म होता है, अभियुक्त गुस्से से उसे इशारा करके बुलाता है। अंतरा गुस्से से सिद्धांत को देखती है और उसके पास जाकर उसके बाल पकड़कर खींचते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से मुझे सजा मिली है, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। ये कहकर वो उसके पेट पर एक मुक्का मारती है और उसके गाल पर थप्पड़ लगाती है। फिर उसके बालों को बिखराकर वहां से भाग जाती है। सिद्धांत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, वो काफी खुश था कि यह लड़की कितनी प्यारी और जंगली है। सब लोग सिद्धांत को ही देख रहे थे। शायद सिद्धांत को नहीं पता था कि वो प्रोफेसर की पत्नी है और उनके 2 बच्चे हैं। शायद इसलिए ही उसने ये सोचा। अंतरा केबिन में आती है और अभियुक्त दरवाजा बंद कर देता है। अभियुक्त को ऐसा करते देखकर अंतरा चिल्लाते हुए कहती है, ये कॉलेज है और आप यहाँ मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जाने दीजिए मुझे। ये सुनकर अभियुक्त उसकी कलाई पकड़कर उसे टेबल पर झुका देता है और कहता है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। वैसे भी जिन लड़कों को पता नहीं होता वो सारे लड़के ही अंतरा को लेकर यही सब सोचते हैं। इधर अंतर केबिन में आती है और अभियुक्त दरवाजा बंद कर देता है। अभियुक्त को ऐसा करता देखकर अंतरा चिल्लाते हुए कहती है, ये कॉलेज है और आप यहाँ पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, देखिए जाने दीजिए मुझे। ये सुनकर अभी उसके कलाई को पकड़ के उसे टेबल पर एकदम से आधा लेट देता है और अपना बेल्ट उतारते हुए कहता है, टॉर्च तो मैं तुम्हें करूंगा, सजा तुम्हें मिलना चाहिए क्योंकि तुमने बहुत परेशान किया है मुझे बहुत ज्यादा। तुम्हें मेरे गोद में बैठना चाहिए था पर तुम उसके गोद में बैठ गए। ये सुनकर वो परेशान होकर कहती है, अरे मैं क्या करती, मैं जानबूझकर नहीं बैठी थी, उसने मुझे खींचा था। मैं इतने लोगों के सामने आपकी गोद में जाकर कैसे बैठ सकती थी? एक प्रोफेसर और स्टूडेंट ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सुनकर वो गुस्से में कहता है, तुम मेरी पत्नी हो, हमने ये सब पहले भी किया है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या होनी चाहिए। ये सुनकर अंतरा गुस्से से कहती है, आप कुछ मत कहिए, जाने दीजिए, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। मुझे पढ़ाई करनी है और बच्चे कहाँ हैं? आपने बच्चों को कहाँ छोड़ा है? ये सुनकर वो मुस्कुराता है और बताता है कि उसने बच्चों को सजा दी है। वहीं पास में अंतरा का बैग रखा हुआ है और दोनों बच्चे सांप सांप बनकर बाग के अंदर खेल रहे हैं और एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। वे अपनी अपनी पूंछ से एक दूसरे को मार रहे हैं। अभी उसका भाई अपनी झुनझुना लगी पूंछ से उसकी बहन के सिर पर मारता है और कहता है, तुम्हारी वजह से पापा ने हमें सजा दी है। सिद्धि भी गुस्से में अपनी पूंछ से उसके पीठ पर मारते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से सजा मिली है, हर बार तुम्हारी वजह से ऐसा होता है। कितना अंधेरा है इस जगह में और तुम्हारी झुनझुनी की आवाज बहुत तेज हो रही है।
ये सुनकर वो गुस्से से कहता है, वो मेरी पूंछ है, झुनझुना नहीं। दोनों बच्चे इस तरह झगड़ रहे थे जैसे आज एक दूसरे को जान से मार देंगे। दूसरी तरफ पति अपना बेल्ट उतारकर उसकी छाती पर सहलाते हुए कहता है, अच्छा लग रहा है ना? और भी अच्छा लगेगा। पहले मैं अपना काम पूरा कर लूं, फिर तुम्हें अपनी गोद में बैठाऊंगा। तुम्हें बैठने का बहुत शौक है ना? तुम्हारे पति होने के हक से मुझे तुम्हारा ये शौक पूरा करना चाहिए। अंतरा परेशान होकर कहती है, मैं हाथ जोड़ती हूँ, अभी मुझे जाने दो, ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, कल रात भी ऐसा ही किया था आपने और अभी भी आप ऐसा ही कर रहे हो, अगर आप ऐसे ही करते रहे तो मैं पागल हो जाऊंगी, अब बस बहुत हुआ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता हूँ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मेरा लैब हर वक्त तुम्हारे लिए तैयार है, तुम जब चाहे वहां पर बैठ सकते हो, जब मन करे तब, यहाँ तक कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये बोलकर अभियुक्त उसके लोअर इनरवी को उतार देता है और फिर उसके पैरों को खींचकर उसे और नीचे कर देता है और उसके कमर को सहलाते हुए बहुत ही ज्यादा स्लोली उसके अंदर इंटर कर जाता है और मूवमेंट शुरू कर देता है तुरंत। अंतरा परेशान होकर बस उसे बर्दाश्त कर रही थी। काफी देर बाद अभियुक्त उसे अलग होता है और फिर अपने सीट पर बैठ जाता है और अंतरा को अपने गोद में बिठा लेता है और उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है, कैसा लगा तुम्हें? वैसे भी मैंने बताया था ना, अपना काम होने के बाद मैं तुम्हें अपने गोद में बिठाऊंगा और मैंने बिठा दिया, कैसा लग रहा है बताओ? ज्यादा बेटर है ना? ये सुनकर वो गुस्से से कहती है, तुम पागल आदमी हो, पागल आदमी, तुमने जान निकाल दिया था मेरा, हर वक्त ऐसा ही करते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमसे मैं इस चीज का बदला लेकर ही रहूंगी। तुमने उसकी गलती का सजा मुझे दिया है, गलती उसने किया और सजा मुझे मिला, उसे तो कुछ नहीं बोला तुमने, तुम्हें उसे सजा देना चाहिए था पर तुमने मुझे सजा दिया। सुनकर वो हंसते हुए कहता है, गलती तुम्हारी है, तुमने उसके गोद में बैठा था और अगर वो तुम्हारे सीट को छीन रहा था तो तुम मुझे बुलाते या किसी और सीट में जाकर बैठ जाते, क्या जरूरत थी उसके साथ लड़ाई करने की, बैठने की? अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वह तुम्हें खींचता भी नहीं, मुझे पता है उसने जानबूझकर तुम्हें खींचा था ताकि वह तुम्हें मुझसे छीन ले। और सुनो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं किसी को तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी के भी नहीं, अगर कोई लड़की तुम्हारे करीब आए मैं उसे भी मार डालूंगा, वह तो एक लड़का था, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? ये सुनकर वो गुस्से से कहती है, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, तुम बस ऐसा ही करते हो, तुम्हें मेरी बात नहीं मानना है, तुम्हें बस मेरे साथ गलत करना है, कभी जानने की कोशिश भी नहीं किया मुझ पर क्या बीतता है जब तुम ऐसा करते हो, अपना जोर आजमाते हो। ये सुनकर हंसते हुए कहता है, मैं नहीं आजमाता अपना जोर, मैं बस प्यार करता हूँ, ये प्यार है मेरा दर्दनाक प्यार, मेरे प्यार में दर्द ही मिलेगा, सुकून नहीं मिलने वाला है, पर यह प्यार ही है, भले तरीका अलग है बट प्यार है। अंतरा गुस्से से कहती है, प्यार नहीं हवस है। और मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चों के बारे में बताओ, उन लोगों को कहाँ रखा है तुमने? ये सुनकर अभियुक्त उसके कमर को और भी कसकर पकड़ लेता है और कहता है, वो दोनों अभी खेल रहे हैं, तुम्हें उन दोनों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी करो तो मैं कौन बचाएगा मुझसे? वैसे भी उन्हें भी पनिशमेंट मिला है और घर जाकर और भी मिलने वाला है, उन लोगों ने भी उसे हैंडसम बोला था जैसा उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर अंतरा परेशान हो जाती है और कहती है, तुमने क्या पनिशमेंट दिया मेरे छोटे छोटे बच्चों को? मेरे बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा तुमने, उन्हें भी पनिशमेंट दे दिया, तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें मेरे बच्चों को पनिशमेंट नहीं देना चाहिए था, मेरे छोटे मासूम प्यारे बच्चे, उनकी कोई गलती है ही नहीं, तुमने उन्हें पनिशमेंट दे दिया। ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहता है, उनकी गलती यह है कि उन्होंने अपने पापा को छोड़कर किसी और को हैंडसम बोला है, तो कैसे मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ? ये तो होना ही था ना, उन्होंने हैंडसम बोला है किसी और को। अंतरा गुस्से से उसके सीने पर मरते हुए कहती है, ये क्या गलती है? ये छोटी सी गलती की वजह से तुमने उनके साथ कितना गलत कर दिया, मेरे मासूम बच्चे, वो बस 3 साल के हैं, बड़े नहीं हुए हैं। वह पिया डर के मारे इधर उधर देखते हुए चल रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ आ गई है। वहां कोई और नहीं था, सिर्फ वही अकेली चल रही थी, उसे घबराहट भी हो रही थी। चलते चलते अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह नीचे गिर गई। वह दर्द से अपने हाथ को पकड़ लेती है और सोचती है, कितना दर्द हो रहा है, मैं कहाँ आ गई हूँ? ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, बहुत ही बड़ा और सुनसान इलाका है। ऐसा सोचकर वह गहरी सांस लेती है और फिर से उठकर चलने लगती है। थोड़ी दूर चलते हुए उसे एक बड़ा और खूबसूरत पेड़ दिखाई देता है, जिसमें कई फल लगे होते हैं। उसका मन करता है कि जाकर फल तोड़कर खा ले। ये सोचकर वो जल्दी से पेड़ के पास जाती है और उछल उछल कर फल तोड़ने की कोशिश करती है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। गिरने से उसके सिर, हाथ और पैरों में चोट लग जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वह क्या करे। तभी वो किसी नर्म और मुलायम चीज पर गिरती है। वो डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है।
अब उसे महसूस होता है कि जिस चीज पर वह गिरी है वो थोड़ी चिपचिपी और ठंडी है और हल्की सी हिल भी रही है। वो डरते हुए धीरे धीरे नजरें ऊपर उठाकर देखती है और चिल्ला उठती है। वो एक विशाल सफेद सांप है जो उसके घर से भी बड़ा है। वो चिल्लाते हुए कहती है, भगवान, मैं कहाँ आ गई हूँ? ये तो कोई राक्षस सांप है। ये कहकर वह वहां से दूर हटने लगती है। दूसरी तरफ वह सांप अपनी काली आंखों से उसे टिमटिमाते हुए देख रहा था। वह अपनी जीभ निकालकर हिस करता है और उसे पकड़ लेता है। पिया डर के मारे चिल्लाती है, मुझे जाने दो। तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? तभी वो सांप उसे अपने करीब खींच लेता है और धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगता है। कुछ ही पलों में वह एक इंसान में बदल जाता है। वो बहुत हैंडसम है, ऊंचा, लंबा, गोरा, सुनहरे बालों वाला, और उसकी आंखें काली है। उसे देखकर पिया को अजीब लगता है और वह पीछे हटने लगती है। वो आदमी उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ता है, हल्के से चूमता है और आकर्षक आवाज में कहता है, तुम कौन हो? मेरा नाम नागांश है। पिया हैरान रह जाती है कि उसे बोलना भी आता है। उसने तो सोचा भी नहीं था कि वह बोल सकता है। नागांश पिया को कुछ देर तक ध्यान से देखता है और फिर कहता है, तुम तो एक लड़की हो और तुम मुझे मिली हो, मतलब तुम मेरी हो। ये कहते हुए वह उसे गले लगा लेता है और कहता है, इस साल तुम मेरे बच्चों की सनम दोगी। ये सुनकर पिया हैरान रह जाती है और कहती है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। नागांश कहता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ये कहकर वो पिया को नीचे लिटा देता है और उसके ऊपर आकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। पिया चिल्लाती है, नहीं, मुझे छोड़ो। तभी नागांश को कुछ महसूस होता है और वो उसके ऊपर से हट जाता है। वो कहता है, तुम तो पहले से ही गर्भवती हो। पिया हैरान रह जाती है और कहती है, क्या मतलब? यह नहीं हो सकता। नागांश कहता है, क्या तुम किसी और के साथ भी रही हो? वह कौन है? क्या वह भी मेरी तरह नाग मानव है? ये सुनकर पिया चिल्लाती है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुमसे तो अच्छा अग्नि था। अग्नि सर, न जाने कहाँ चले गए। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। दूसरी तरफ अग्नि योग के सामने खड़ा होता है। उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है, जैसे पिया किसी खतरे में है। वह अभियुक्त से अनुमति लेकर कहता है, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना चाहिए। मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। कृपया मुझे जाने दीजिए। ये सुनकर अभियुक्त कहता है, शायद तुम्हें भी कोई मिल गया है। ठीक है, मैं तुम्हें छुट्टी देता हूँ। एंजॉय करो। ये सुनकर अग्नि बहुत खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वो अपने महल में पहुंचता है, लेकिन वहां पिया नहीं होती। वो समझ जाता है कि वह भाग गई है। पिया अपने घुटनों में सिर छुपाकर रो रही थी। उधर नागांश कच्ची मछली खाते हुए कहता है, तुम खाओगी? तुम्हें भूख लगी होगी। पिया गुस्से से चिल्लाकर कहती है, मैं ये सब नहीं खाती। तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो? मुझसे बात मत करो। मुझे यहाँ से जाना है। ये सुनकर नागांश सोचते हुए कहता है, नहीं, अभी तुम नहीं जा सकती। पहले तुम्हारे बच्चे हो जाएं, और उसके बाद तुम्हें मेरे भी बच्चों को जन्म देना है। ये सुनकर पिया गुस्से से कहती है, तुम्हें क्या मैं बच्चा पैदा करने की मशीन लगती हूँ? मैं ये सब बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। मुझे यहाँ से जाने दो। उसने इतना ही कहा था कि अचानक किसी की गुस्से से भरी आवाज आई, नागांश, तुम क्या कर रहे हो मेरी पिया के साथ? मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम मेरे इलाके में नहीं आ सकते। ये सुनकर नागांश ने मछली खाते खाते उस ओर देखा और बोला, तो ये तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट हुई है। तुम्हारे बाद मेरी बारी है, क्योंकि मैंने इसे ढूंढ लिया है और इस पर अपना निशान छोड़ दिया है। ये सुनकर वो गुस्से से कहता है, बिल्कुल नहीं, यह मेरी है। ये कहते हुए वो पिया को अपनी बाहों में उठा लेता है। पिया भी उसे गले लगाते हुए रोते हुए कहती है, मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे यहाँ नहीं रहना है। ये कौन सी दुनिया है और क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर अग्नि कहता है, मैंने तुम्हें भागने से मना किया था। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है। तुम्हें इस तरह नहीं भागना चाहिए था। ये सुनकर पिया गुस्से से कहती है, अगर मैं नहीं भागती तो क्या करती? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, और मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अग्नि उसे वहां से लेकर चला जाता है। कुछ ही देर में पिया फिर से उसी जगह पर होती है और गुस्से में लाल आंखों से उसे घूर रही होती है। अग्नि आमतौर पर शांत रहता है, लेकिन आज वह भी गुस्से में था। उसे इस हालत में देखकर पिया डरते हुए कहती है, मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? मुझे मेरे घर जाना है। मुझे यहाँ नहीं रहना है। तुम मुझे किस दुनिया में ले आए हो और तुम कौन हो? क्या तुम भी उसकी तरह एक सांप हो? ये सुनकर वह कहता है, हाँ, मैं भी सांप हूँ।
ये कहकर वह पिया के पास आकर उसे गले लगा लेता है और कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और के साथ बांटना नहीं चाहता, क्या तुम उसके पास जाना चाहती हो? ये सुनकर पिया कहती है, क्या तुम्हें मैं घटिया लड़की लगती हूँ? मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगी। ये सुनकर अग्नि गुस्से में कहता है, तो ये बात उसके सामने कहनी चाहिए थी ना। तुम मेरी हो और सिर्फ मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें किसी के साथ भी बांटने के लिए तैयार नहीं हूं। ये कहते हुए वो उसके होठों को चूमने लगता है। उसकी बातें सुनकर पिया हैरान होती है। अगले ही पल पिया को कुछ याद आता है और वह गुस्से से उसे धक्का देते हुए कहती है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूं? मैं इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूं? अग्नि कहता है, हाँ, हमारे बच्चे बहुत जल्दी होते हैं, अगले हफ्ते हमारे बच्चे दुनिया में आने वाले हैं। ये सुनकर पिया हैरान रह जाती है और कहती है, क्या मतलब, हमारे कितने बच्चे होंगे? वो कुछ सोचकर कहता है, पता नहीं, शायद 10, 12, 19, 20, 30, 40 भी हो सकते हैं। ये सुनकर पिया का सिर चकरा जाता है और वह बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश होते देखकर अग्नि हैरानी से कहता है, क्या हुआ, तुम बेहोश क्यों हो गई? फिर वह सोचता है और कहता है, मेरे कितने भाई बहन थे? मेरे तो भाई बहन थे ही नहीं, लेकिन मेरे वंश में कई भाई बहन होते हैं। मुझे तो मालिक ने बनाया है, पर मेरे भी बच्चे इतने ही होंगे। ये सुनकर पिया अफसोस से अग्नि को देखती है और कहती है, इसका मतलब मैं अंडे देने वाली हूँ। अग्नि कहता है, हाँ, तुम अंडे देने वाली हो। ये सुनकर पिया चिल्लाती है, हे भगवान, मुझे अपने पास बुला लो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं अंडे देने के लिए दुनिया में नहीं आई हूँ। अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? मुझे अंडे नहीं देने, मैं जानवर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। पिया को इस हालत में देखकर अग्नि उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके सिर को चूमता है और कहता है, इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, पर तुम अंडे तो देने वाली हो। ये सुनकर पिया परेशान हो जाती है और कहती है, ये कैसी बातें कर रहे हो? यह कोई परी कथा या नॉवेल की कहानी नहीं है, यह असल जिंदगी है। इसमें ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसा नहीं। उसने इतना ही कहा था कि अग्नि ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, तुम कुछ मत बोलो, बस चुपचाप रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरी पत्नी हो, मैंने तुम्हें अपना बना लिया है, हमारी शादी भी हो चुकी है और हमारे यहाँ शादी ऐसे ही होती है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं इंसानों के तरीके से भी शादी करूंगा, बस तुम मेरे साथ अच्छे से रहो और वफादार रहो, तब मैं तुम्हें इंसानी दुनिया में भी लेकर जाऊंगा। यह इंसानों की दुनिया नहीं है, ये हमारी दुनिया है, हमारे मालिक की दुनिया। पिया हैरानी से कहती है, क्या मतलब? ये सुनकर अग्नि कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे इसकी इजाजत नहीं है, और अभी तुम इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, वरना बता देता। लेकिन हाँ, तुम अंडे देने वाली हो, वो मुस्कुराते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर पिया चिल्लाते हुए कहती है, तुम मुझे बार बार यह क्यों याद दिला रहे हो? मैं इस बात को भूलना चाहती हूँ, जो होगा देखा जाएगा, पर तुम जानबूझकर मुझे ये याद दिला रहे हो। अग्नि मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जानबूझकर याद नहीं दिला रहा हूँ। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे भी बच्चे दुनिया में आने वाले हैं, उनके आने के बाद मैं और भी ताकतवर हो जाऊंगा। पिया हैरानी से पूछती है, तुम बच्चों के आने से कैसे ताकतवर हो जाओगे? अग्नि कुछ सोचते हुए कहता है, उसके बाद मालिक मुझे खत्म नहीं कर पाएंगे। मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है, अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद। पिया को उसकी बातों का कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन इतना जरूर समझ आता है कि कुछ गलत होने वाला है, बहुत गलत, और वह अकेले ये सब कैसे ठीक कर पाएगी। उधर अग्नि उसे लेटाता है और खुद भी उसके पास लेट जाता है। वो कहता है, चलो प्यार करते हैं, मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना है। ये सुनकर पिया गुस्से से कहती है, मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना है, मुझे अंडे नहीं देने हैं। अग्नि मुस्कुराते हुए कहता है, मैं प्रोटेक्शन का ध्यान रखूंगा इस बार। पिया चिल्लाते हुए कहती है, तुम घटिया आदमी हो, कितनी घटिया बातें करते हो, तुम दुनिया के सबसे घटिया इंसान हो। ये कहकर वो गुस्से से मुंह फुला लेती है। उसका फूला हुआ चेहरा देखकर अग्नि उसके गाल पर हाथ रखता है और कहता है, तुम बहुत प्यारी लगती हो ऐसे फूले हुए गालों के साथ, हमारे जो बच्चे होंगे वे भी तुम्हारी तरह ही प्यारे होंगे। ये सुनकर पिया अपने पेट की ओर देखकर कहती है, लेकिन मेरा पेट तो नॉर्मल है, इसमें बच्चे कहाँ हैं? अग्नि मुस्कुराकर कहता है, यह इसलिए नॉर्मल है क्योंकि अंडे अभी छोटे हैं। ये सुनकर पिया को इतना गुस्सा आता है कि वो उसके सीने पर मारने लगती है और कहती है, अगर तुमने फिर से ऐसी बात की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हो। अग्नि हंसते हुए कहता है,
तुम मुझ पर ध्यान दो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और तुम्हारी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारे मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे पापा का ऑपरेशन होने वाला है और तुम्हारे पास उतने पैसे भी नहीं है। ये सुनकर पिया सचमुच हैरान हो जाती है कि उसे उसके घर के हालात कैसे पता चले। उसने तो किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। वो बहुत मेहनत कर रही थी अपने पापा के इलाज के लिए, पर इस आदमी को सब कुछ कैसे पता चल गया? क्या वो उस पर नजर रख रहा था? ये भी तो हो सकता है। सोचते सोचते वो अग्नि की ओर देखने लगती है और अग्नि उसकी आंखों में देख रहा होता है। वो पूरी तरह से तैयार था उसे प्यार करने के लिए। पिया को भी यह बात समझ आ रही थी कि अग्नि उसे छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे अंडे देने थे। ये सब सोचते सोचते पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी जिंदगी कैसी थी और अब कैसी हो गई है। अब तो यह नौबत आ गई है कि उसे एक अजीब से आदमी के अजीब से बच्चों को जन्म देना पड़ेगा। मम्मी रात का समय था। अभियुक्त अग्नि का इंतजार कर रहा था, लेकिन अग्नि कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था कि वो लड़का आखिर कहाँ चला गया है। वो काफी देर से उसे बुला रहा था, क्योंकि उसे उसकी जरूरत थी, पर अग्नि वहां नहीं था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर अग्नि सामने आता तो शायद वो उसे मार भी देता। दूसरी ओर अंतरा अपने लैपटॉप में अपने सभी डिजाइनों को देख रही थी। कल उसे ये सुनिश्चित करना था कि सभी ज्वेलरी सही ढंग से बनाई जा रही है। शुरुआत तो उसने अच्छे से कर ली थी, लेकिन अब उसे और इन्वेस्ट करना था और रॉ मटेरियल भी खरीदना था। वो सोच रही थी कि कल वो खुद ही जाकर मटेरियल खरीदेगी। समस्या ये थी कि उसे पढ़ाई भी करनी थी और उसके बच्चे भी काफी शरारती थे, तो उसे कैसे सब कुछ संभालना था। लेकिन उसे संभालना तो था, वो इसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकती थी। वो अपने सोते हुए बच्चों को देखती है जो दोनों आंखों पर हाथ रखकर सो रहे थे। ठंड की वजह से दोनों कंबल के अंदर थे और कमरे का हीटर भी चालू था। कुछ देर बाद वो लैपटॉप को साइड में रख देती है और सोचते हुए कहती है, भूख लग रही है, कुछ खा लेना चाहिए। वैसे भी कल का दिन काफी लंबा होने वाला है। इसी बीच उसे खाने की खुशबू आने लगती है और जब वह सामने देखती है तो अभियुक्त उसके सामने खड़ा होता है। उसके हाथ में एक कटोरा है जिसमें गरम गरम रेमन नूडल्स है। उसे देख अंतरा खुश होकर कहती है, क्या ये मेरे लिए है? अभियुक्त मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे लिए ही बनाया है। अंतरा हैरान होकर कहती है, तुम्हें खाना बनाना भी आता है? अभियुक्त उसके पास बैठ जाता है और चम्मच में नूडल्स लेकर उसे फूंक मारकर ठंडा करते हुए कहता है, मुझे सब कुछ आता है। ऐसा कुछ नहीं जो मुझे नहीं आता। तुम्हें खुश करना भी मुझे आता है। बस तुम एक बार कहो, मैं करके दिखा दूंगा। उसकी ये बातें सुनकर अंतरा शर्माते हुए कहती है, अब बकवास करना बंद करो, मुझे भूख लगी है, जल्दी से दो मुझे। ये कहते हुए वो अपना मुंह खोल देती है और अभियुक्त उसे नूडल्स खिला देता है। पूरा नूडल्स खत्म करने के बाद अंतरा अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, अब बस मीठा खाना है, फिर मैं आराम से सो जाऊंगी। ये सुनकर अभियुक्त कहता है, मीठा चाहिए तुम्हें? ये कहकर वह उठता है और कमरे में रखे मिनी फ्रिज से गुलाब जामुन निकालकर उसे देता है। अंतरा खुश होकर जल्दी से खाने लगती है। तभी उसका बेटा गुलाब जामुन की खुशबू से जाग जाता है और मम्मी की गोद में आकर बैठ जाता है और मुंह खोलकर इशारा करता है। बेटे की ये हरकत देखकर अंतरा हंसती है और फिर उसके मुंह में गुलाब जामुन डाल देती है। दोनों मिलकर गुलाब जामुन खाते हैं और फिर अंतरा उसे सुलाकर खुद भी लेट जाती है। अभियुक्त भी उसके पास आकर उसे बाहों में भरकर सो जाता है और अंतरा अपने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में समेट लेती है। अंतरा उसे कहती है, साइड में जाकर सो जाओ ना, मेरी साइड क्यों सोते हो? ये सुनकर अभियुक्त साइड में तकिया रख देता है और कहता है, बच्चे नहीं गिरेंगे और मुझे तुम्हारे साथ सोने में ही अच्छा लगता है। तुम बच्चों के साथ सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही सोता हूँ। ये कहकर अभियुक्त मुस्कुराता है। अंतरा उसकी बातों पर कुछ नहीं कहती और आंखें बंद कर लेती है। रात के बीच में अंतरा महसूस करती है कि कोई उसे छू रहा है। जब वह आंखें खोलती है तो देखती है कि अभियुक्त उसके गले को चूम रहा है। वो गुस्से में कहती है, ये क्या कर रहे हो? मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे? मुझे नींद आ रही है और मुझे सोना है, पर तुम मुझे सोने नहीं दे रहे। अभियुक्त कहता है, तुम सो जाओ, मुझ पर छोड़ दो। जो मुझे करना है वो मैं कर लूंगा। मैंने बहुत देर तक खुद को रोके रखा, लेकिन अब रोक नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारी आदत हो गई है मुझे। ये सुनकर अंतरा गुस्से में कहती है, तुम्हारी ये आदत मुझे पागल कर देगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ तुम्हारी आदत को। मैं पागल हो जाऊंगी। जरा अपनी इस आदत पर काबू रखो। ये सुनकर अभियुक्त हंसते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा। वैसे भी यह मेरा प्यार है।
मैं तो बस अपना प्यार दिखा रहा हूँ और तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आ रहा है। कल का दिन काफी लंबा और थकान भरा होने वाला है। वैसे कल मैं भी तुम्हारे साथ ही चलने वाला हूँ। ये सुनकर अंतरा उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या मतलब, मेरे साथ जाओगे? ये सुनकर अभियुक्त उसके दोनों पैरों को अपनी कमर में लपेट लेता है और कहता है, मतलब यही कि मैं तुम्हारे साथ ही चलने वाला हूँ। फिर वो उसके कमर को सहलाने लगता है। अभियुक्त की ये बातें सुनकर अंतरा को ऐसा महसूस होता है कि वो उस पर नजर रखना चाहता है कि कहीं वह किसी और आदमी के साथ तो नहीं है। ये सोचकर उसे गुस्सा आता है और वह कहती है, कितनी बकवास बातें कर रहे हो तुम। सो जाओ, अभी रात हो चुकी है। ये सुनकर अभियुक्त उसे और पास खींच लेता है और कहता है, रात ही तो है जो मुझे सुकून देती है। मुझे तुम्हारे साथ सुकून मिलता है, इतना सुकून कि मैं क्या बताऊं। मैं खुद पागल हो जाऊंगा और तुम्हें भी पागल कर दूंगा इस सुकून के चलते। अभियुक्त की ये गहरी बातें सुनकर अंतरा को साफ पता चल रहा था कि वह कितना बेचैन है और कुछ कहना या करना चाहता है। ये देखकर अंतरा पूछती है, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अभियुक्त उसके बालों को अपनी उंगलियों में उलझाते हुए कहता है, अच्छा सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है ना? आज पूरे दिन मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, अब रात में नहीं करूंगा, सो जाओ। ये कहकर अभियुक्त उसे कसकर गले से लगा लेता है और अंतरा अपना सिर उसके सीने पर रखकर आंखें बंद कर लेती है। न जाने क्यों उसे अभियुक्त की बाहों में बहुत सुकून मिलता है, लेकिन ये सुकून अभियुक्त उसे ज्यादा देर कहाँ लेने देता है। उसे तो बस अपनी चाह पूरी करनी होती है। दूसरी तरफ दोनों बच्चे जो सो रहे थे अचानक उठकर अभियुक्त के पास आ जाते हैं और उसके ऊपर लेट जाते हैं। ये देखकर अभियुक्त हंसते हुए कहता है, शायद ये तीनों ऐसे ही सोना चाहते हैं। ये कहकर वह तीनों को अपनी बाहों में कसकर भर लेता है और फिर खुद भी आंखें बंद कर लेता है। इधर दोनों बच्चे अभियुक्त की कमर पर अपनी बाहें लपेट लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अंतरा करती है। अभियुक्त मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल मां पर गए हैं दोनों। ये कहकर वो खुद भी सो जाता है। अगले दिन सुबह अभियुक्त की आंख सबसे पहले खुलती है और वह देखता है कि दोनों बच्चे उससे लिपटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं जा रहे हों और इन तीनों ने उसे छोड़ दिया हो। वह धीरे धीरे एक एक करके दोनों बच्चों को हटा देता है, फिर अंतरा की कमर को सहलाते हुए उसके कान में धीरे से कहता है, अब तुम ठीक हो ना? तुम्हारा दर्द ठीक हो गया है ना? अंतरा जो कि गहरी नींद में थी उसे कुछ भी नहीं पता था कि अभियुक्त उससे कुछ बात कह रहा है। वो तो बस सोने में बिजी थी, बहुत ज्यादा गहरी नींद में हुई थी। तभी अचानक अभियुक्त अंतरा का लोअर एनर्जी खोल देता है और फिर उसके कमर को सहलाते हुए उसके कान को चूमता है और धीरे धीरे खुद को उसमें सामान देता है और अपना मूवमेंट शुरू कर देता है। अंतरा जो अभी सो रही थी वह उठ जाती है और अभियुक्त को देखने लगती है। अभी उसके होठों पर अपना होता रख देता है और हम तेरा कुछ बोल भी नहीं पाती। कुछ देर बाद अभियुक्त उसे छोड़ना है और फिर उसके गर्दन पर अपना सर रखकर आंखों को बंद करके एक गहरी सांस लेकर कहता है, जब तक मैं तुम्हें प्यार ना कर लूं दिन की और रात के किसी पहल तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। आदत बन चुका है और यह आदत बहुत ही बुरा होता है जिसे इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता है और मुझे तो तुमसे बड़ा बाल एडिक्शन हो चुका है। अब मैं क्या ही करूं, मैं नहीं छोड़ सकता हूं तुम्हें, तुमने तो मुझे पूरा पागल ही कर दिया है, पागल लड़की। ये बोलते हुए अभियुक्त उसे गले लगा लेता है और फिर उसके सर को चूमता है और उसके बाद बेहद प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरता है और फिर उसे अपने ऊपर से हटकर खुद उठ जाता है और अपना बेल्ट पहनते हुए बाहर चला जाता है। और उसे ज्यादा देखकर अंतरा गुस्से से मन में रहती है, यह आदमी मुझे पागल करके छोड़ने वाला है, ना जाने यह मेरे साथ क्यों ऐसा करता है, पागल आदमी कहीं का। ये बोलकर वो बच्चों को गले लगा लेती है और फिर उनके पीठ को थपकी देने लगती है और थोड़ी देर बाद खुद भी सो जाती है। फिर से इधर 1 घंटे बाद अभियुक्त जिम से आता है और फिर अपने बच्चों को और बीवी को सता देखकर मुंह बनाकर कहता है, इन लोगों को उठकर एक्सरसाइज करना चाहिए, पर नहीं, इन्हें वह सोना होता है। इसे इतना काम है, पढ़ाई करना है, अपने काम को संभालना है, बच्चों को संभालना है, फिर भी यह लड़की सो रही है, इसे ऐसा सोना नहीं चाहिए। ये बोलकर वो अंतरा के पास जाता है और उसके बालों को पकड़ के उसके चेहरे को ऊपर करता है और गुस्से से कहता है, उठ जाओ, सुबह हो चुका है और अब कब तक ऐसे सोने का प्लान है? मेरे होते हुए मैं तुम्हें कैसे चैन से सोने दे सकता हूँ? चलो अब उठ जाओ, अब बिल्कुल भी नहीं सोना है तो मैं कॉलेज जाना है और तुम्हें रॉ मटेरियल खरीदने भी तो जाना है। ये सुनकर अंतरा की नींद गायब हो जाती है और वह उठ जाती है और कहती है, हाँ, मैं कैसे बोल सकती हूँ, मुझे जाना है। ये बोलकर वो जल्दी से उठ जाती है और तभी वो खुद की हालत देखकर जल्दी से खुद को धक लेती है और कहती है, पागल आदमी कहीं का, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। ये बोलकर वो शर्माते हुए भाग जाती है वॉशरूम में और अभियुक्त बस मुस्कुरा देता है।
थोड़ी देर बाद अभियुक्त खुद भी वॉशरूम में आ जाता है और देखता है उसकी बीवी नहा चुकी है और कपड़े पहन रही है। वो उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है और कहता है, कहो तो मैं तुम्हें पहना दूं। नंदिता गुस्से में रहती है, नहीं, मैंने बोला मुझे जरूरत नहीं है पहना देने की, पागल कहीं के, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे नहीं पहनना है तुम्हारे हाथों से, मैं खुद पहन सकती हूँ, हर वक्त पागल करने आ जाते हो मुझे। ये सुनकर अभियुक्त उसके हाथ को पकड़कर उसे गोल करके घुमा देता है और कहता है, मैं तो पति हूँ तुम्हारा, कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे हक है और अभी तक तुम तैयार नहीं हुए हो, बस का अंदाजा भी है तुम कितना लेट हो जाओगी। ये सुनकर वो गुस्से से कहती है, वो सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है, आपकी वजह से मैं लेट हो जाऊंगी, अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं लेट नहीं होती, आप जिम्मेदार हो इसके, आपकी वजह से मैं लेट हो जाऊंगी, पागल आदमी कहीं के, जाइए यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करना है, आप बहुत ज्यादा बुरे हो, मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती हूँ। ये बोलकर वो गुस्से से अपने मुंह को फूल लेती है और उसका फूल हुआ चेहरा देखकर वो हंसते हुए कहता है, बहुत प्यारी लग रही हो तुम, ऐसा लग रहा है कि दुनिया की सबसे प्यारी मासूम लड़की मेरे बाहों में आ चुकी है, वह भी गलती से। नंदिता को और भी गुस्सा आ जाता है उसकी बातें सुनकर और नंदिता गुस्से से उसे दूर हटकर रहती है, बकवास बंद करिए और मुझे जाने दीजिए, मुझे आपकी बकवास में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है, पागल आदमी कहीं के। मुझे सुनकर अभियुक्त उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, सुनो ना, तुमसे एक बात कहना है। ये सुनकर वो कहती है, क्या कहना है, बोलिए जल्दी से। अभियुक्त कहता है, मुझे 2 दिन बाद मलेशिया जाना है और तुम्हें भी मेरे साथ जाना है और बच्चों को भी, क्योंकि वहां पर एक बिजनेस मीटिंग है और मुझे प्रोजेक्ट भी मिलने वाला है, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके लिए फैमिली को दिखाना जरूरी है और मेरे पास तो मेरे बच्चे हैं, तुम हो तो इसलिए तुम लोग चलोगे। ये सुनकर अंतरा को याद आता है उसकी पिछली जिंदगी में भी यह हुआ था और उसे वक्त उनका बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी में और अभियुक्त की हालत भी काफी खराब हो चुका था। ये सोचकर परेशान हो जाती है। अभियुक्त को अच्छे से पता है उसकी प्यारी बीवी क्यों इतनी परेशान हो रही है, उसे अच्छे से इसके परेशानी का वजह पता है, पर उसे इसे परेशान नहीं करना था। इसीलिए अभियुक्त बेहद प्यार से उसके सर को चूमता है और कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, अपने पति पर यकीन रखो, वह तुम्हें कुछ नहीं होने देगा और हम इस बार हमारे प्राइवेट जेट से जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। की बातें सुनकर अंतरा को थोड़ा सुकून मिलता है और वह कहती है, पर मेरे काम का क्या, मुझे तो सब चेक वेट करना है ना। मुझे सुनकर अभियुक्त कहता है, क्या तुम्हें और पैसे की जरूरत नहीं है, बिजनेस खोलना इतना आसान नहीं है, कंपनी को संभालना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो बच्चे। ये सुनकर वो गुस्से से कह दिया, तो फिर कितना आसान है और क्या क्या करना पड़ता है, अगर आप ठीक से नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलने वाला है, आप तो मुझे बताते ही नहीं हो अच्छे से। अभियुक्त उसके बालों की खुशबू को इनहेल करते हुए कहता है, तुमने पूछा कब मुझसे, अगर तुम मुझे अच्छे से बता देते हैं, अच्छे से पूछते तो मैं तब तुम्हें बताता, वैसे मैं तुम्हारा मदद करूंगा। ये सुनकर अंतरा उसे देखने लगती है, क्या सच में उसका पति उसकी मदद करेगा, पिछली जिंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं किया था, उल्टा उसे कैद करके रखा था, पर इस जिंदगी में क्या होता है, उसके साथ क्या होने वाला है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, मुझे उम्मीद है आपको इस स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।